दोस्तों, आज की कहानी एक सिंपल सी लव स्टोरी है। शायद कहीं ना कहीं ये आप लोगों की जिंदगी बयां करती होगी, लेकिन ये बाकी कहानियों से मुझे अलग क्यों लगी वो मैं आपको बताना चाहूंगी। कहानी पास्ट और प्रेजेंट पे चलती है, लेकिन जो पास्ट है उसे रंगीन दिखाया गया है और प्रेजेंट को ब्लैक एंड व्हाइट। और ऐसा क्यों है ये तो आपको कहानी के आखिर में जाते जाते पता चलेगी। तो मूवी स्ट्राइप के पिटारे से है एक अनोखी चाइनीज लव स्टोरी 2018 की अस एंड देम, डायरेक्टर रेने लियो, IMDb 7.4। दोस्तों, अगर अभी तक आपने के ड्रामा 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले, क्योंकि जो पहली चैनल के ड्रामा ट्राइब थी वो कभी भी बंद हो सकती है। सो अलग अलग ड्रामा वेब सीरीज सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें के ड्रामा 2.0 को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कहानी सुनते हैं। कहानी शुरू हुई साल 2007 से। आज रेलवे स्टेशन पे काफी भीड़ है। चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टी पर सभी अपने अपने घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं। छुट्टियों में घर जाने का एक अलग ही एहसास, एक अलग ही खुशी रहती है। ट्रेन के डब्बे खचाखच लोगों से भरे हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं। इसी बीच टीटी सबका टिकट चेक कर रहा है। एक लड़की परेशान होकर अपने बैग में टिकट ढूंढ रही है, लेकिन उसे टिकट कहीं नहीं मिल रही। टीटी बोला, तुम्हें फाइन देना होगा या ट्रेन से उतरना होगा। तभी वहाँ बैठे एक लड़का उठा, उसका नाम लिन है, और उस लड़की को देखकर बोला, मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट है। वो लड़की पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसका नाम फैंग है। यही उनकी पहली मुलाकात थी। अब कहानी आज में आ गई, जो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया जाता है। आज भी है न्यू ईयर की छुट्टी का आगे वाला दिन। लिन प्लेन के बिजनेस क्लास में बैठा है। थोड़ी देर बाद उसने गौर किया कि उसी प्लेन में फैंग भी बैठी हुई है, लेकिन इकोनॉमी क्लास में। फैंग भी लिन को देखकर हंसी और इसी के साथ कहानी फिर 2007 के वही ट्रेन पर आ गई। बहुत ही कम समय में फैंग और लिन अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ही सफर को बहुत ही मजे से बिता रहे हैं और बातों बातों में दोनों को पता चला कि वो आसपास के गांव से हैं। अब अचानक से ट्रेन रुक गई। बहुत ज्यादा बर्फबारी होने के कारण ट्रेन रोक दी गई है। लिन और फैंग बहुत देर से ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही। फिर उन्होंने तय किया कि वो पैदल ही गाँव तक चलते हैं, क्योंकि गाँव ज्यादा दूर नहीं है। लिन एक गेम डेवलपमेंट कंपनी में काम करता है और फैंग तरह तरह के पार्ट टाइम नौकरियां करती है, और दोनों ही बीजिंग में रहते हैं। लिन की माँ नहीं है। हर नया साल बाबा के साथ बिताने वो गांव आता है, और इधर फैंग के माँ बाबा दोनों ही है, लेकिन उनका तलाक हो चुका है। फैंग के बाबा गांव में रहते हैं, लेकिन फैंग को गांव नहीं बीजिंग में रहना पसंद है और उसे गांव आना अच्छा नहीं लगता। बात करते करते वो सभी अपने गाँव के करीब पहुँच चुके हैं। अब आज में आ जाते हैं। उस दिन की तरह आज भी भारी बर्फबारी के कारण प्लेन छोड़ने में देरी हो रही है। सभी यात्री एक एक कर नीचे उतरने लगे। उनके रहने के लिए होटल में कमरों की व्यवस्था की गई है। लिन ने फैंग का सामान पकड़ते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि बिजनेस क्लास वालों के लिए सिंगल रूम है। लिन ने फैंग के लिए भी बात कर ली। दोनों रूम में बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। इसी के साथ कहानी फिर उन रंगीन अतीत में चली गई। फैंग के घर आने पर उसके परिवार वाले काफी खुश है। दूसरी तरफ लिन के बाबा ने लिन के लिए बहुत सारे खाने की चीजें बनाई है। लिन वही सब मजे से खाते खाते खिड़की से बाहर फैंग को वहां देखता है, जो बच्चों के साथ खेल रही है। लिन उसे देख खुश हो गया और फिर दोनों हंसी मजाक करने लगे। थोड़ी देर में लिन के बाबा बाहर आए तो लिन ने फैंग से उनका परिचय करवाया। लिन के बाबा ने आज रात के लिए फैंग को खाने पर रोक लिया। अब लिन के और भी परिवारजनों के साथ रात का खाना हो रहा है। कम ही समय में लिन के परिवार वालों ने फैंग को अपना लिया। उन्हें लगा कि फैंग लिन की गर्लफ्रेंड है। खाने के बाद दोनों हल्की हल्की टिमटिमाती रोशनी में पैदल चल रहे हैं कि तभी 12 बजा और पूरा आसमान आतिशबाजियों से उजाला हो गया। एक नए साल की शुरुआत हो गई। लिन चिल्लाकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि बार बार अपने गाँव लौट आऊं। और फैंग ने चिल्लाकर कहा, मैं बीजिंग में किसी सरकारी काम करने वाले से शादी करके वही अपना घर बनाकर रहना चाहती हूँ। ये थी उन दोनों की बिल्कुल ही अलग अलग नई साल की तमन्ना। अब दोनों बीजिंग में अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन दोनों के बीच बातचीत होती रहती है। एक दिन फैंग एक लड़के के साथ लिन और उसके दोस्तों से मिलने आई। वो लड़का फैंग का बॉयफ्रेंड है। मोटा है, ना ही उतना अच्छा दिखने में है, लेकिन वो एक सरकारी नौकरी करता है। फैंग उसका सबसे परिचय कराते हुए उसके पैसों की बात भी खूब बता रही है। दरअसल फैंग बीजिंग शहर में रहने के लिए किसी से भी शादी कर सकती है। लिन ने फैंग को उसकी नई कहानी शुरू होने की बधाई दी। अब फैंग का नया बॉयफ्रेंड उस रात बहुत पीकर बेहोश हो गया, तो फैंग और लिन उसे उसके घर तक ले आए और वहां उन दोनों ने पूरी रात ढेर सारी बातें करके गुजारी। अगले दिन लिन अपने दोस्तों के साथ है, तभी उसे फैंग का फोन आया।
उसने उसे अभी मिलने को बुलाया है और देखा कि फैंग अपना सारा सामान लेकर लिन के साथ उसके फ्लैट में रहने आ गई है। लिन के फ्लैट का कमरा बहुत ही छोटा है। यहाँ बगल के कमरों में 100 से भी ज्यादा लोग रहा करते हैं। अब कमरे में फैंग ने लिन से पूछा, मैं ऐसे चली आई, तुमने कुछ पूछा नहीं? जवाब में लिन ने कहा, मुझे पता है, ब्रेकअप हुआ है। फैंग ने बताया, उसकी माँ को मेरे हर एक चीज से दिक्कत है, मेरे खाने से, मेरे पहनावे से, यहाँ तक कि मेरे बात करने के ढंग से भी। फैंग चंचल और थोड़ी मुफ्त किस्म की लड़की है। अब दोनों सोने चले आए। फैंग को ये सारा माहौल बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। अगले दिन लिन के पास एक आदमी एक सीडी लेने आया, लेकिन लिन सिर्फ गेम्स की सीडी बेचता है। उसने उस आदमी को मॉल के ऊपर एक दुकान का पता दे दिया। वहाँ फैंग काम करती है। वो आदमी वहाँ आया और कुछ देर बाद लिन ने देखा कि फैंग उसी आदमी के साथ हंसते हंसते नीचे उतर रही है। वो समझ गया कि फैंग ने एक नया आदमी फंसा लिया है। काम खत्म कर अब लिन और पैसे कमाने फुटपाथ पर गेम्स की सीडी बेच रहा है। फैंग भी थोड़ी देर बाद वहाँ पहुंचकर उसकी मदद करने लगी। वहाँ एक लड़का फैंग से खूब फ्लर्ट कर रहा है और फिर उसे गंदे ऑफर देता है, जिस पर लिन ने उसे इतना मारा कि कोई रास्ता न देख फैंग पुलिस कहकर चलाने लगी। वहाँ मौजूद सभी भाग गए। अब रात में फैंग ने लिन को बताया कि वो बहुत जल्द अपने नए बॉयफ्रेंड के घर शिफ्ट होने वाली है। लिन ने उसे कुछ भी नहीं कहा और फिर दोनों सोने चले गए। अगले दिन क्रिसमस की छुट्टी है। लिन उसी फुटपाथ पर सीडीज बेच रहा है। तभी वहाँ फैंग आई और अपने बॉयफ्रेंड के दिए हुए नए मोबाइल से दोनों की तस्वीरें खींचने लगी। लिन ने पूछा, आज तो छुट्टी का दिन है, तो तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रही हो? फैंग बोली, आज वो किसी मीटिंग में बिजी है। लिन ने थोड़ा ताना मारते हुए कहा, छुट्टी के दिन भी वो काम लेकर बैठ गया। उसके बाद अपना सामान उठाने लगा और बोला, चलो तो फिर आज हम दोनों ही सेलिब्रेट करते हैं। वो दोनों एक बड़े से शॉपिंग मॉल में जाते हैं। सामने बड़े टीवी स्क्रीन पर खुद को देख वो दोनों बहुत खुश हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फैंग का चेहरा उतर गया, क्योंकि वहाँ उसने उसी नए बॉयफ्रेंड को अपने बीवी और बच्चों के साथ देखा, जो क्रिसमस की छुट्टी मनाने आए हैं। फैंग को पता नहीं था कि वो शादीशुदा है। अब लिन ने उसे हंसाने के लिए उसके सर पर लगी विग उतारकर खुद ही पहन ली। दरअसल उसके बॉयफ्रेंड को लंबे बाल पसंद थे, इसीलिए वो नकली विग पहना करती थी। रात में दोनों घर पर जमकर शराब पीते हैं, मस्ती करते हैं। आज फैंग के साथ साथ लिन ने भी बहुत शराब पी ली है। नशे में उसने फैंग से कहा, आने वाले 3 सालों में मैं इतने पैसे कमा लूंगा कि बीजिंग में अपना घर बनाऊंगा और उसमें से एक तुम्हें तोहफे में दूंगा, क्योंकि तुम्हारा तो सपना है ना बीजिंग में खुद का एक घर हो। फैंग ने उसे गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अब अगले दिन काम के बाद जब लिन घर पहुंचा तो पाया कि फैंग अपना सामान लेकर कहीं जा चुकी है। उसने फैंग को ना जाने कितनी कॉल्स की, लेकिन फैंग ने एक का भी जवाब नहीं दिया। दोपहर से शाम हो आई, लेकिन वो लगातार उसे फोन किया जा रहा है। फैंग से बात करने को वो बेचैन हो उठा है। आखिर में फैंग ने फोन उठाया। लिन उस पर बहुत चिल्लाता है, तुमने मेरे घर को क्या होटल समझ रखा है? जब चाहे चली आओ, जब चाहे चली जाओ। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, परेशान हो जाता हूँ मैं भी। फैंग बोली, मुझे एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया है। एक बार फिर लिन चुप हो गया। कहानी आज में आ गई। उस दिन को याद कर दोनों बहुत हंसते हैं और कहते हैं, कितने ही नादान बच्चे थे ना हम दोनों। और आज वो सब याद करके कितनी हंसी आ रही है। हंसते हंसते दोनों ही चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। उस हंसी में भी कितने गम छुपे हैं, जिसे वो हंसी से छुपा रहे हैं। दोनों की ही आंखें नम हो आई। अब दोबारा कहानी अतीत में लौट आई। फैंग हंसते दौड़ते हुए लिन के फ्लैट आती है, लेकिन वहाँ लिन नहीं है, उसका दोस्त है, जिसने बताया कि लिन को पुलिस पकड़ के ले गई है गेम्स की सीडी पायरेसी में बेचने के अपराध में। फैंग साथ ही साथ जेल खाना पहुंची, लेकिन उसे लिन से मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि वो दिन था नए साल के आगे वाला दिन। अधिकतर जेल के कर्मचारी छुट्टी पर है। अब वहाँ से फैंग सीधे लिन के घर आ गई नया साल मनाने। उसने सबसे झूठ कहा कि लिन काम की वजह से बहुत बिजी है, इसीलिए छुट्टी में नहीं आ पाया। लेकिन उसने सभी के लिए तोहफे भेजे हैं, जो कि असल में फैंग ही खरीद कर लाई थी। लिन के बाबा उसके बचपन की यादें फैंग को सुना रहे हैं कि वो छोटे में गेम्स को लेकर कितना पागल रहता था। साथ साथ उसके लिए अपने हाथ का बनाया हुआ खाना पैक कर रहे हैं। वहाँ से निकलकर फैंग खूब रोने लगी, ये सोचकर कि ये खाना तो लिन तक पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि लिन अभी अंधकार जेल में अपने दिन गुजार रहा है। कुछ दिनों बाद आज लिन की रिहाई है।
फैंग उसे लेने पहुंची है। दोनों एक सुंदर से जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं और ढेर सारी बातें कर रहे हैं। इसी बीच अचानक फैंग ने लिन को प्रपोज कर दिया। ये सुनकर तो लिन हक्का बक्का रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। उसे इसी दिन का तो कब से इंतजार था। उसने फैंग को कसकर पकड़ लिया और यहाँ से शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी। लिन, जो शुरू से ही फैंग को पसंद करता था, आज वो उसकी गर्लफ्रेंड है। दोनों अब साथ रहने लगे। फैंग लिन को उसके गेम बनाने में भी मदद करती है। कहानी आज में आ गई। लिन के फोन में उसकी बीवी का वीडियो कॉल आया है। उसकी बेटी पूरा होटल रूम देखना चाहती है, इसलिए फैंग वहां से हट गई। लिन का जब अपने परिवार वालों से बात करना खत्म हो गया तो उसने देखा कि फैंग कमरे में आसपास कहीं नहीं है। फिर उसे खिड़की से बाहर फैंग बर्फ में खड़ी दिखी और उसे हाथ हिलाकर बाहर बुला रही है। इसी के साथ कहानी एक और बार अतीत के एक ऐसी ही सर्द रातों में लौट गई। दोनों एक टैक्सी का वेट कर रहे हैं, लेकिन फैंग टैक्सी में नहीं जाना चाहती। उसने कहा, टैक्सी में ना जाकर हम 2 वक्त का खाना बचा सकते हैं। मैं भी बहुत जल्द एक नया पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ लूंगी, जिससे तुम्हें थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा और तुम अपने गेम बनाने में और अच्छे से ध्यान दे सकोगे। लिन ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, हम हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, एक दिन हम भी बड़े आदमी होंगे। और फिर उसने एक टैक्सी रुकवाई। टैक्सी में बैठकर फैंग खिड़की से अपना सर बाहर निकालकर जोर जोर से चलाती है। हे बीजिंग शहर सुनो, हम भी एक दिन बड़े आदमी बनेंगे। हम भी इस शहर के रास्तों में अपनी गाड़ी लेकर घूमेंगे। आज के इस दिन को जरूर याद रखना। उस दिन के बाद से लिन अपने काम में और मेहनत से लग गया और फैंग पार्ट टाइम कामों में। उसे जो काम मिलता वो वही काम करती। पैसे बचाने के लिए दोनों एक ही आदमी का खाना शेयर करके खाते, लेकिन उन्हें इन सब का कोई अफसोस नहीं था। दिन के अंत में वो इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान थे। उन्हें देखकर यही लगता है कि प्यार की सच्ची परिभाषा मानो यही है। एक दिन फैंग ने लिन से कहा, हम दोनों दुनिया के इतने खुशीदो इंसान हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कभी हम अलग हो गए और बहुत साल बाद हम कभी दोबारा मिले, तब तुम क्या करोगे? लिन बोला, पहली बात तो ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी सुनो, अगर मैं देखता हूँ कि तुम ठीक नहीं हो, दुखी हो, तो मुझे बुरा लगेगा, और अगर देखता हूँ कि तुम बहुत खुश हो तो मुझे और बुरा लगेगा। आई विश ये समय यहीं पर थम जाए, फैंग ने कहा। अब कहानी आज में आई। दोनों बातें कर रहे हैं। फैंग ने लिन से कहा, हमारा तो ब्रेकअप हो ही गया था। लिन ने कहा, तो क्या हुआ, हमारी दोबारा मुलाकात तो हुई थी। अच्छा, हमारे ब्रेकअप के बाद तुमने क्या किया? पहले तो मुझे बहुत ही मुश्किलें आई, फिर एक अमेरिकन बॉयफ्रेंड भी बनाया, जिसके लिए मैंने 1 साल तक इंग्लिश भी सीखा, लेकिन फिर अंत में वही हुआ। उसने मुझे धोखा ही नहीं दिया, बल्कि मेरे सारे जमाए हुए पैसे भी लेकर भाग गया। यही सब बात करते करते फिर से दृश्य रंगीन हो गया, यानी कहानी उनके अतीत में चली गई। दोनों ने अपने जमाए पैसों से एक गाड़ी भाड़ा किया है। इतना ही नहीं, आज शाम वो अपने दोस्तों को दावत भी दे रहे हैं। सभी मिलकर बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं। साथ में वो लिन को लेकर भी मजाक करते हैं, क्योंकि अभी तक लिन को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली है। खाने के बाद लिन ने देखा कि लंबा चौड़ा बिल हुआ है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। लिन के करीबी दोस्त ने बिल के सारे पैसे चुकाकर उसके कान में धीरे से कहा, अगले साल तू मुझे ट्रीट दे देना। उस दिन लिन ने अपनी ही नजरों में खुद को बहुत छोटा महसूस किया। इसके बाद लिन बहुत शराब पीकर अपने बाबा के घर आया है। उसके बाबा उसे सहानुभूति देते हैं। लिन बोल पड़ा, कोई भी पिता अपने बेटे को ऐसे देख नहीं सकता, तो आप मुझे कैसे झेल लेते हैं, सब कुछ मान कैसे लेते हैं? और उन पर ही गुस्सा होकर वहां से चला गया। अब लिन और फैंग उसी भाड़े वाली गाड़ी से बीजिंग वापस लौट रहे हैं। लिन ने फैंग से कहा, तुमने भी तो ऐसी जिंदगी की चाहत नहीं की थी, तुम्हें तो बीजिंग में खुद का घर, बहुत पैसे और एक परिवार चाहा था। फैंग बोली, अब मुझे वो सारी चीजें नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए काफी है। लिन ने झुंझुलाते हुए कहा, नहीं, तुम मुझ पर दया कर रही हो, तुम्हें वो सब कुछ चाहिए, पर मैं तुम्हें वो नहीं दे पा रहा। प्यार के लिए बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ती है। फैंग की ये बात सुन लिन और गुस्सा हो गया। क्यों अपनी इच्छाओं का बलिदान करना पड़े, बस इसीलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है? क्यों मेरे ही करीबी लोग मुझ पर दया करते हैं? नशे में वो फैंग को बहुत बुरा भला कहता चला गया और फैंग बिना कुछ कहे बस रो रही है। लिन अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा न कर पाने की वजह से एकदम ही हताश हो चुका है और आज नशे में उसके अंदर की ये सारी टीस बाहर निकल रही है। वो अपने काम में भी मन नहीं बिठा पा रहा। कस्टमर के साथ फोन पे बुरा बर्ताव करता है। वो पूरी तरह से
शराब और सिगरेट में डूबा हुआ है। फैंग भी उसके बगल में बैठी है। सामने टेबल पर बैठे दो लड़के फैंग को छेड़ते हैं, जिस पे लिन एकदम ही गुस्सा होकर उन्हें बहुत मारने पीटने लगा। बस अब फैंग से ये सब और नहीं देखा गया। उसने जाकर लिन को एक थप्पड़ मारा। मारो, मुझे भी मारो, खत्म कर दो मुझे। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, लिन की निराशा भी बढ़ने लगी और साथ ही साथ उसका दिमाग भी खराब होता जा रहा है। दोनों साथ एक ही कमरे में तो रहते हैं, लेकिन आगे की तरह उनके बीच बातें नहीं होती। लिन सारा समय चुप ही रहता। इसी बीच उसके घर के मालिक का फोन आया। अगले दिन घर खाली करने को कहा है, क्योंकि गांव से उनके परिवार लोग आ रहे हैं जो इसी घर में रहने वाले हैं। काम ठीक से नहीं चल रहा, ऊपर से ये घर भी छोड़ना पड़ रहा है। लिन और निराशा में डूब गया। अगले सुबह अपना सारा सामान समेट दोनों अपने इस यादों से भरे छोटे घर को छोड़कर नई जगह की ओर निकल पड़े। ये नया घर उनका बेसमेंट वाला कमरा था, जहाँ ढंग से रोशनी भी नहीं आती थी। चुलबुली हमेशा बकबक करने वाली फैंग एकदम से चुप हो गई। बस वो उस छोटी सी खिड़की से बाहर की ओर देखती रहती और उसकी आंखों के कोनों में पानी जमा रहता। फैंग का फोन बज उठा। लिन को फोन में ना पाकर लिन के बाबा ने फैंग को फोन किया है। उन्होंने पूछा, इस नए साल में घर नहीं आएगा? लिन ने झुंझलाते हुए कहा, तो क्या हुआ, नया साल है, कल मेरे यहाँ पार्टी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने का ऑर्डर दिया है। हर साल बस आपके हाथ का वही खाना खाना मुझे नहीं पसंद। दूसरी तरफ उसके पापा ने चुपचाप फोन रख दिया। उसके बाबा के दोस्त आए हुए हैं। उसने पूछा, इस बार भी लिन घर नहीं आएगा? बाबा ने बात संभालते हुए कहा, उसका वहाँ बहुत काम है ना, काम खत्म होते ही वो चला आएगा। चाहे हम बच्चे अपने माँ बाप से कितना ही नफरत, कितने ही बुरी तरह से बातें कर ले, लेकिन वो हमेशा ही हमें प्यार करते हैं। एक पिता और बेटा दोनों ही दुख और कष्ट में है, लेकिन एक दूसरे का दुख देख भी नहीं सकते। जिंदगी कभी कभी हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि चाह कर भी अपने चाहने वालों के सामने बैठकर उनसे प्यार के दो शब्द नहीं बोल सकते। उसे रात फैंग अकेले खा रही होती है। उसने देखा कि खाना थोड़ा सा बचा हुआ है। फिर उसने बचा हुआ खाना और अपना भी खाना एक जगह करके लिन के लिए रख देती है। फैंग की आंखें भर आई। वो समझ रही है कि दिन पर दिन वो लिन पर एक बोझ बनती जा रही है। दूसरी तरफ लिन गेम में ही घुसा पड़ा हुआ है। उसका और कहीं ध्यान नहीं। इतने में फैंग उठी और बोली, हमारा यहीं से ही अलग हो जाना सही है। लिन के कानों में हेडफोन लगा हुआ है। उसे फैंग की कोई भी बात सुनाई नहीं दी और ना ही उसका वहाँ ध्यान है। अब फैंग लिन को अलविदा कहकर वहाँ से चली गई। अभी भी लिन गेम ही खेल रहा है। थोड़ी देर बाद जब उसे एहसास हुआ कि फैंग नहीं है, वो बेचैन हो उठा और उसे ढूंढते हुए स्टेशन आ पहुंचा, लेकिन फैंग उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और तभी एक खाली ट्रेन के उस पार वो फैंग को खड़ा हुआ देखता है। ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है और दरवाजा बंद होने लगा, पर लिंक फैंग से कुछ भी ना कह पाया और देखते देखते ट्रेन लिन की आंखों के सामने से ओझल हो गया। अब वर्तमान में आ गए। लिन ने फैंग से पूछा, अगर उस दिन मैं तुम्हें रोक लेता तो आज कैसा होता? फैंग बोली, तो शायद हम दोनों के रास्ते कभी अलग ना होते और सारी जिंदगी मैं तुम्हारा हाथ थामे रखती। अब लिन ने फैंग का हाथ पकड़ा और दोनों दौड़ने लगे। लिन ने एक महंगी गाड़ी भाड़े पे ली है। वो लोग रोड से ही बीजिंग लौटेंगे। इससे वो दोनों थोड़ा और समय एक साथ गुजार सकेंगे। गाड़ी में भी दोनों अपने अतीत की बातें कर रहे हैं। लिन ने कहा, तुम दुनिया की बेस्ट एक्स गर्लफ्रेंड हो। और तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, लेकिन खाली पॉकेट में ही साथ हमने पूरा शहर घूमा है। और आज देखो, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन बस प्यार ही नहीं है। लिन बोला, मैं तो तुम्हारी तरह रो भी नहीं सकता। वो हक भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि घर पर मेरी छोटी सी बेटी है जो अपने पापा के इंतजार में बैठी है। इंसान सोचता है कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वो सब कुछ खरीद सकता है, प्यार भी, पर दुख तो यही है कि ऐसा होता नहीं है। आज मेरे पास सब कुछ है, पास में मेरा प्यार भी बैठा है, लेकिन वो प्यार अब नहीं रहा और ना ही मैं उस प्यार को पैसे से खरीद सकता हूँ। वो दोनों ही कुछ न कर पाने का दर्द मन में लिए बहुत रोते हैं। कहानी फिर अतीत के उस दिन लौटी जब लिन ने हमेशा के लिए फैंग को खो दिया था। वो एकदम से पागल हो गया और अगले दिन उसने एक अलग तरह से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। जो सारी चीजें सिर्फ पैसों की कमी के लिए उससे दूर हो गई, वो सब कुछ वो वापस लेकर आएगा। उसने दिन रात एक करके एक गेम तैयार किया। उस गेम में 2 कैरेक्टर है, लड़का लेन और लड़की केली।
ये उसने फैंग के उसके साथ रहते ही बनाना शुरू किया था। एक दिन फैंग ने लिन से पूछा था, अगर गेम में लेन कभी केली को ढूंढ ना पाया तो गेम का अंत कैसा होगा। और लिन ने जवाब में कहा था कि तब गेम का अंत एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, मतलब रंगीन स्क्रीन का सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, जो कि वर्तमान की कहानी में भी घट रही है। अब लिन ने एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली है जहां वो फूड डिलीवरी का काम करता है। उसने देखा कि घर घर में उसके गेम खेले जा रहे हैं और सभी की स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब कि ज्यादातर लोग ही गेम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। और कुछ दिनों में ही लिन का गेम बहुत ही पॉपुलर हो गया। मिलियंस में उसके गेम डाउनलोड किए जा रहे हैं। बड़े बड़े कंपनी लिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। देश के कोने कोने में लिन का नाम फैल गया। एक दिन फैंग किसी शॉप में बैठकर खा रही होती है, तभी टीवी में उसे लिन दिखाई दिया, जिसकी सफलता की कहानी सुनाई जा रही है। वो टीवी के सामने जा खड़ी हुई। लिन बता रहा है, आज मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम फैंग है। मेरे और मेरी गेम की सफलता में पूरी तरह से उसी का हाथ है। उस गेम में केली वही लड़की फैंग है और लेन मैं खुद। फैंग की आंखों में आंसू है। अब लिन अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदने आया है। वहां भी वो फैंग को ही सोच रहा है। जब वो घर के बड़े से बालकनी में आया तो उसने देखा कि एक छोटी सी गाड़ी में भरकर किसी के घर का सामान कहीं जा रहा है। लगता है कोई घर बदल रहा है, जिसे देख उसे अपने वो दिन याद आ गए। इसके बाद लिन फैंग को बहुत मैसेज करता है, पूछने के लिए कि क्या वो इस बार नए साल पर उसके साथ उसके बाबा के घर जाएगी या नहीं, क्योंकि उसके बाबा को अभी भी नहीं पता कि वो दोनों अलग हो चुके हैं। फैंग उसके किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन अगले दृश्य में दिखाता है कि फैंग लिन के बाबा के घर आई है। तीनों आपस में हंसी खुशी से नया साल मना रहे हैं। अब यहाँ लिन बार बार बाबा को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसके साथ बीजिंग चले। उसने वहाँ बड़ा घर खरीदा है। वो फैंग को भी समझाता है, लेकिन दोनों में से कोई भी जाने को तैयार नहीं है। इसके बाद लिन गुस्से में घर से निकल गया। फैंग दौड़ते दौड़ते उसके पीछे आई और बोली, लिन तुम्हारी समस्या क्या है? लिन ने चिल्लाते हुए कहा, मैं इतना मेहनत क्यों करता हूँ? इतना बड़ा घर किसके लिए खरीदा है? फैंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाबा ने इतनी मुश्किलों से तुम्हें पढ़ाया लिखाया इस बड़े घर के लिए, और मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा कि तुम्हारे पास घर नहीं था? तुम गलत थे लिन, और अभी भी गलत ही हो। कहकर वो आगे बढ़ गई। लिन ने उसे रोकते हुए कहा, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा फैंग। फैंग दर्द की हंसी हंसते हुए बोली, तुम मुझे अपने बाबा को कभी नहीं समझ पाए। फिर लिन बोला, क्या हम लोग सब कुछ भुलाकर फिर से पहले जैसे नहीं हो सकते? मैं अब पहले जैसे नहीं रही लिन। इतना कहकर फैंग वहां से चली गई और लिन वहीं खड़ा रह गया। इसी के साथ कहानी फिर आज में आ गई। लिन फैंग से कह रहा है, मैंने जब पहली बार अपनी पत्नी से बाबा को मिलवाया था, बाबा की आंखें कमजोर हो गई थी और उन्हें लगा कि वो तुम हो, और उन्होंने तुम्हारा नाम लेकर उसे बुलाया था। फैंग ने एक गहरी सांस ली। अब उनकी गाड़ी उन रास्तों से बीजिंग की ओर आगे बढ़ रही है। दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा, मानो उनके अंदर अब तक जो दर्द, जो एहसास दबे थे, जो बातें थी, वो सब बाहर निकालकर अंदर से पूरी तरह खाली हो गए हैं। कुछ देर में वो लोग बीजिंग भी पहुंच गए। पहले फैंग को उसके घर उतारकर लिन ने उसे अलविदा कहा। वो वापस जाने लगा, तब फैंग पीछे से दौड़ते हुए आई और हंसते हुए बोली, मुझे लगता है जिंदगी में आगे हम कभी ना मिले तो ही बेहतर है। लिन ने भी हंसकर अपनी बाहें फैलाई और एक आखिरी बार दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। लिन ने आहिस्ते से फैंग के कान में कहा, अच्छे से रहना। फैंग ने भी जवाब दिया, हाँ रहूंगी। यही थी इन दो प्यार करने वालों की आखिरी मुलाकात। लिन के बाबा मरने से पहले फैंग के लिए एक चिट्ठी छोड़ गए थे। वो फैंग और लिन को हमेशा साथ देखना चाहते थे। हर साल वो फैंग का इंतजार करते। आज लिन के बाबा जिंदा नहीं है, लेकिन वो चिट्ठी फैंग को हमेशा उनकी याद दिलाएगी। अब वो लिन का बनाया वही गेम खेलने बैठती है। जब उसका खेलना खत्म हुआ तो देखा कि आखिरकार लिन ने अपनी केली को ढूंढ लिया है और दोनों के मिल जाने से सब कुछ रंगीन हो गया और स्क्रीन पर लिखा हुआ आया, लिन कभी भी केली को नहीं भुला पाएगा। और धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट वर्तमान की ये दुनिया भी रंगीन हो उठी और इसी के साथ ये कहानी भी यही खत्म हो गई। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में ब्रेकअप्स तो होते ही है। हमारे बहुत ही नजदीकी लोगों को हमें अलविदा कहना पड़ सकता है, लेकिन वो अंतिम अलविदा ऐसी होनी चाहिए कि जिंदगी में चलते चलते अगर कभी उस इंसान से दोबारा मुलाकात हो जाए तो आप उनके सामने सर ऊंचा करके खड़े हो सके।
इसी के साथ मुझे भी आप इजाजत दें। फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।